एयरक्राफ्ट तक 6 बजे पहुंचना है तो हमें हर हाल में 6 बजे तक पहुंचना है, चाहे कुछ हो। हाँ जी। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया गुड रहेंगे। इवनिंग सर। अरे गुड इवनिंग यार, तुम कैसी हो? एकदम अच्छी सर, आप कैसे हो? आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम गुड, आई एम फिट एंड फाइन। मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप लोग भी होप सो बहुत बढ़िया रहेंगे। आप लोगों को मजा आ रहा होगा। पहला टॉपिक कंप्लीट किया, हाउस प्रॉपर्टी कंप्लीट किया, तो अभी रेसिडेंशियल स्टेटस चालू हुआ है।
सो गाइज या गुड इवनिंग टू एवरीवन। सो आज आपको पता है आपका रेसिडेंशियल स्टेटस चल रहा है, तो रेसिडेंशियल स्टेटस का आई थिंक एक या दो लेक्चर हुआ है, एक लेक्चर हुआ है जिसमें आपसे नंबर ऑफ डेज भी काउंट ढंग से हो नहीं पा रहे हैं कि स्टे इन इंडिया में नंबर ऑफ डेज काउंट कैसे करते हैं। तो नहीं नहीं उसमें भी सर, तुम मैंने लोगों को सारे डिग्री राइट भी किए थे। क्या बात कर रही हो, वेरी गुड करके, ठीक है। तो चलो, अगर तुम्हारे नंबर ऑफ डेज वाला पॉइंट राइट है देन इट्स वेरी गुड। आप लोगों का टेस्ट है ना, वो इस बार थोड़ा डिफिकल्ट टेस्ट रहेगा, संडे को रहेगा, एंड इट विल कवर्ड हाउस प्रॉपर्टी एंड रेसिडेंशियल स्टेटस। सो हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल स्टेटस अच्छे से कंप्लीट करते जाओ, और जैसे ही आप कंप्लीट करोगे हम लोग आपका टेस्ट लेंगे। और वो टेस्ट सच में बहुत ही थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, डिफिकल्ट साइड रहेगा, तो आप अच्छे से प्रिपेयर करना, बिल्कुल भी ढील मत छोड़ना। जिसको सबसे ज्यादा मार्क्स मिलेंगे पक्का इस बार मैं आपको देने वाला हूँ गिफ्ट, अच्छा वाला गिफ्ट दूंगा। जिसको सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे तो आप लोगों के लिए मोटिवेशन रहेगा। तो आप अच्छे से मेहनत करते रहिए, और साथ साथ में गाइज मैं बोल रहा हूँ अच्छे से आप पढ़ते रहिए, होमवर्क दिया जाता है वो होमवर्क करते रहिए। आज का हमारा जूम सेशन ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी का अगर किसी को कोई डाउट है तो दैट वी विल डिस्कस इन द टुडेज जूम सेशन। ओनली डाउट रिलेटेड टू हाउस प्रॉपर्टी, नो एनी अदर डाउट आई विल एंटरटेन। अगर आप ये बोलोगे कि सर नींद नहीं आ रही है सर, वो रिप्लाई नहीं कर रही है सर, तो मैं सब वो डाउट नहीं लेने वाला तुम्हारे, ठीक है। तो वो रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है मुझे नहीं पता। सर चलो। उसमें थ्योरी का भी पार्ट आएगा क्या एग्जाम में? अच्छा, एग्जाम में थियरी का पार्ट आता है या नहीं, मैं आपको एक दो पेपर बताऊंगा अभी थोड़े दिन बात करके, ठीक है। तो थियरी इतना नहीं आता है, जैसे हाउस प्रॉपर्टी है तो उसमें से प्रैक्टिकल आता है। बट रेसिडेंशियल स्टेटस में थोड़ा बहुत थियरी भी आ सकता है, आपको लिखना पड़ेगा कंक्लूजन में कि सिंस ही हैज नॉट सेटिस्फाइड बोथ द एडिशनल कंडीशन बट ही सेटिस्फाइड एटलीस्ट वन बेसिक कंडीशन, सो ही विल बी ट्रीटेड एज रेजिडेंट एंड ऑल। तो वैसा आपको लिखना पड़ेगा, तो बेसिक थियरी है वो आपको आनी चाहिए, ठीक है। ओके सर सर। जो आपने डीम्ड ओनर वाला जो बताया था आपने कॉन्सेप्ट, उसमें बोला था कि अगर मेरा कोई रेंटल हाउस है, अगर वो मैं मेरे हस्बैंड या स्पाउस के नाम करते हैं तो फिर मैं उसकी डीम्ड ओनर मानी जाऊंगी। बट हाँ, व्हाट इफ कि मैं एक घर खरीदूं और उसको फिर स्पाउस के नाम कर दूं और वो फिर तो उसको एज वही अ तो रेंटल हुआ, पे घर चला है। खरीदा और स्पाउस के नाम किया। मतलब पैसे, पैसे किसने लगाए? मैंने लगाए खरीदने में। अच्छा, खरीदने में तूने लगाए और फिर वाइफ को, हस्बैंड को ट्रांसफर किया, तो तू डीम्ड हाँ, ओनर मानी जाएगी ना। तू उसको तो सर पैसा दे दे, उसको पैसा दे दे और उसको बोल तू खरीद, तो तू डीम्ड सर ओनर नहीं मानी जाएगी। और सर जो आपने आज एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था कि वो जो शिपमेंट वाला होता है उसमें हम सेकंड बेसिक कंडीशन चेक नहीं करते हैं। तो सर जब हाँ शिप इंडिया की है, जो जा रहा है इंसान वो भी इंडिया का है, तो फिर उसकी इनकम इंडिया, मतलब वो सेकंड बेसिक कंडीशन चेक क्यों नहीं करते हैं? सब कुछ तो इंडिया का है। हाँ, बट कैसा होगा ना, एक बात बता, अगर मान ले फॉर एन एग्जाम्पल वो इंडिया में रहा 60 दिन करके, ठीक है, और हाँ। लास्ट के मतलब कुछ सालों से और रहा 365 डेज वाला भी कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया, तो तुम तो उसको रेजिडेंट बना दोगे ना, बेचारा वो तो ज्यादा टाइम बाहर रहा ना। ऐसा अच्छा। भी तो होता है, ये शिप पे जो लोग जाते हैं, क्योंकि कल मैं परसों में आपको बताऊंगा कि कौन से पर्सन के लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होती है, और वहां से आपका दिमाग चालू होगा कि अच्छा रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है तो उसके लिए कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी, रेजिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट के लिए कौन सी टैक्सेबल होगी, और नॉन रेजिडेंट के लिए कौन सी टैक्सेबल होगी। तो जो वो हो जाएगा ना, वहां से आपको क्लैरिटी बैठेगी। और एक लास्ट की जो पार्शियल एग्रीकल्चर का टॉपिक बताया था आपने, पार्शियल उस इंटीग्रेशन, हाँ। एग्रीकल्चर वाला, हम्म। उसमें मान लो अगर मेरी टोटल इनकम, मतलब सब नेट एग्रीकल्चर करके जो टोटल इनकम आती है वो मेरी 50 लाख से ज्यादा हुई, तो उसमें फिर नेट सरचार्ज एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीकल्चर तो हटा दिया ना तूने, एग्रीकल्चर तो लेते ही नहीं है मतलब। टोटल इनकम में। हाँ, टोटल इनकम में नहीं लिया। तो उसके हाँ, बाद मेरी टोटल इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा हुई तो उसमें सरचार्ज लगेगा क्या? यस एच लगेगा, बिल्कुल लगेगा। अच्छा, ओके। हम्म, ओके सर, थैंक यू। चलो, एनी अदर डाउट? सर एक लास्ट वाला जो पॉइंट था ना चैप्टर के लास्ट में, इंपॉर्टेंट नोट्स में फिफ्थ पॉइंट था कि इफ हाँ द बायर एक्वायर्स प्रॉपर्टी एंड एंटर्स इनटू अग्रीमेंट विद द सेलर टू पे कंसिडरेशन इन इंस्टॉलमेंट, द रिमेनिंग हाँ। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट shall be treated as loan and if the interest is paid on such amount it shall be allowed as deduction। ये हम्म। वाला पॉइंट समझ नहीं आया। इसमें कैसा होता है ना, एक बात समझ, जैसे मान ले मैंने तुझे घर बेचा और मैंने तुझे बोला कि तू मेरे को हर साल 10-10 लाख देगी, तो 10-10 लाख तूने पहले मंथ तो मुझे 10 लाख दे दिया, पहले ईयर तो 10 लाख दे दिया। अब दूसरे साल तू 10 लाख देगी, तो दूसरे साल के लिए ऐसा बोला जा सकता है कि 40 लाख का तूने लोन ले रखा है और लोन पे तू मुझे इंटरेस्ट देगी। लोन पे भाई इंटरेस्ट सिंपल सी बात है कि तूने इंस्टॉलमेंट में पे किया। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं सिंपल सा एग्जाम्पल और इसको लेते हैं कि मैंने मेरा घर तुझे बेच दिया 50 लाख में। तूने बोला सर मैं पैसा एक साथ में नहीं दे पाऊंगी सर, मैं आपको 5 इंस्टॉलमेंट में पैसा दे दूं। मैंने कहा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, तू मुझे 5 साल में 10-10 लाख करके दे दे। तो पहले साल तूने मुझे 10 लाख दे दिया, 40 लाख तो अभी भी आउटस्टैंडिंग है, बट मैंने तुझे बोला कि जितना आउटस्टैंडिंग पैसा है ना, उस पे तुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा मुझे 10% की रेट से।
क्योंकि तू 40 लाख तो बाद में दे रही है, नेक्स्ट ईयर 10 लाख देगी, उसके नेक्स्ट ईयर 10 लाख देगी, उसके नेक्स्ट ईयर 10 लाख देगी, तो उस पे तो तुझे मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। तो यही माना जाएगा कि तूने मेरे से 40 लाख का लोन लिया है, और सर तूने मेरे से 40 लाख का लोन लिया, और जो इंटरेस्ट तू मुझे दे रही है ये लोन का इंटरेस्ट मान के, और तू हाउस प्रॉपर्टी में 24B में उसका डिडक्शन ले सकती है। ओके, तो होप सो मीन्स टोटल जो प्रॉपर्टी का वैल्यू है उसमें से एक्वायरिंग के टाइम पे जितना मैंने पैसा दिया उसको हटा के बाकी का लोन। नहीं ना भाई, एक बात बता, लोन आउटस्टैंडिंग कितना है भाई? सीधी सी बात है, 40 लाख आउटस्टैंडिंग है, तो 40 लाख पे इंटरेस्ट होगा, इस साल डिडक्शन ले ले। 40 लाख अगले को साल 30 लाख इंटर वैल्यू आउटस्टैंडिंग देगा होगा, उस पे इंटरेस्ट जो देगी वो उसका डिडक्शन बैंक। ले ले। उसके अगले साल 20 लाख आउटस्टैंडिंग होगा, उस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर ले। उसके अगले साल 10 लाख आउटस्टैंडिंग होगा, उस पे इंटरेस्ट का डिडक्शन ले ले। ओके, समझ गई समझ गई। गॉट इट? यस सर, थैंक यू। थैंक यू बेटा, थैंक यू। सर एनीवन मुझे हेलो एल्स? सर। हाँ सर, सर एक मेरी पॉइंट था आवाज आ रही आपने। है? हाय विकल्प। हाँ हेलो सर, एक पॉइंट था आपने पढ़ाया था कि जैसे कोई बिल्डर है, उसके पास स्टॉक एंड ट्रेड रखा हुआ है एज हाउस प्रॉपर्टी, तो हाँ अगर दो साल तक उसकी एनएवी जीरो रहेगी और उसके बाद उसको डीएलओपी ट्रीट किया जाएगा। सर अगर इसमें हाउस प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के अंडर है कोई, और 3 साल तक वो डिस्प्यूट में रही, तो इसमें उसको डीएलओपी क्लासिफाई नहीं करा जाएगा? नहीं, डिस्प्यूट मतलब कैसा डिस्प्यूट है? अगर वो कोर्ट से स्टे ऑर्डर वगैरह ला लेता है, जैसे फाइनल में ये आएगा कि डिस्प्यूट होने की वजह से वो बेच भी नहीं पा रहा है और ना भाड़े पे दे रहा है, हाँ। तो फिर उसको उस पे इनकम नहीं कैलकुलेट करते। बट वो सीए फाइनल पे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, फिर उसको अपील में जाना पड़ेगा, और अपील में जाके उसको बोलना पड़ेगा कि ये डिस्प्यूट चल रहा है तो मैं कैसे भाड़े पे दूं करके, ठीक है? तो उस ओके ओके। पर्टिकुलर केस में आपको बेनिफिट्स मिल सकता है, बट दैट विल बी लाइक सब्जेक्ट टू द, आपको अपील्स वगैरह करनी पड़ेगी। सर एक और पॉइंट सर, ये बेसिक वाले चैप्टर से था। सर आपने बोला था एओपी और बीओआई को एक साथ ही कंसिडर करेंगे अपन, मतलब। तो नॉर्मली मुझे बोलते एक टाइम एग्जाम जो ही साथ में लेते हैं। हाँ, तो मुझे एक एग्जांपल था कि जैसे अगर कोई जॉइंट वेंचर है, उसमें सिर्फ इंडिविजुअल लोगों ने इन्वेस्ट किया है, तो इसको क्या बीओआई क्लासिफाई करेंगे? बट अगर पीओ, फर्म वगैरह भी कर रही है तो फिर इसको पीओ, एओपी बोल सकते हैं? यस यस। ओके सर। चलो हेलो डन। सर। सर हाँ अगर कोई प्रॉपर्टी जैसे हमने एलओपी पे दे रखी है एंड वो वेकेंट हो गई कुछ टाइम बाद ही, एंड उसके बाद हमने उसको सेल्फ ऑक्यूपेशन के लिए यूज कर लिया, तो इसमें जो हमारा वो फॉर्मूला लगता था अगर वैकेंसी आती है एक्सपेक्टेड रेंट में, AR+VR वाला, वो यूज होगा? होगा ना, अगर वैकेंसी है तो। बट वैकेंसी कितने महीने रही? सर वैकेंसी मतलब लाइक एलओपी से अगर खाली हो पहले गया बट फिर वो एलओपी था हमने और खाली सेल्फ। हो गया तो तूने खुद यूज कर लिया, तो वैकेंसी हाँ नहीं है ना। जी। वैकेंसी का मतलब होता है घर पे ताला लगा होना पे चाहिए, ताला लगा होना चाहिए। ओके। तो ताला तो लगाया ही नहीं तुमने। चलो हेलो और सर। बात। हाँ बोलना बेटा। सर जैसे जो कई बार क्वेश्चन आता है रेंट वाला, जिसमें स्टैंडर्ड रेंट दिया होता है, मतलब जो हम हाईएस्ट ले सकते हैं। हाँ बट बट उसमें बोल रहा है एक्चुअल रेंट बहुत बार स्टैंडर्ड रेंट से ज्यादा होता है, वही हम्म वाला डाउट है। हम्म। वो तो गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि हर बार रोड के लेफ्ट में चलना, तू क्यों लेफ्ट में चलता है क्या? गवर्नमेंट ने बोला हुआ है कि कागज टुकड़ा, वो क्या, वो कचरा नहीं डालना है करके, ठीक है? तू डालता तो है ही है। तो बहुत बार प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्वियसली एक स्टेट गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी लिमिट के, इससे ज्यादा रेंट नहीं लेना है लीगली, बट लोग लेते हैं उसका। कुछ अगर मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट कुछ पेनल्टी लगानी है तो लगाएगी, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। ओके सर। ठीक है, चलिए और कोई। सर मेरा एक डाउट सर था। मुझे बेसिक्स का एक डाउट पूछना था कि सेक्शन नंबर मनीष, 69D क्या कहते हैं? मनीष। सर मोर देन टू एसओपी होता है ना, हाँ, तो उसमें 3 फॉर्मेट में उसको सॉल्व करना पड़ेगा, यार अपन एक फॉर्मेट में भी कर सकते हैं? एक में करके भी कर सकता है, बट बेटर रहेगा तीन करेगा तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग बेटर बैठेगी। जैसे मैंने आपको एक होमवर्क में क्वेश्चन दिया था जैसे कि जिसमें मैंने उन्होंने, ये कर रखा है। हाँ तो ऐसा भी कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं, इट इज ऑल्सो राइट, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके सर। अभी है ना, तुम्हारे को एक अच्छी बुक शेयर कर सकता हूँ बच्चे की। राइटिंग वाइटिंग का ज्यादा रिलेवेंस रहता नहीं है, लाइनें वाइनें बनाने का ऐसा कुछ नहीं रहता है ओके सर। वैसे। चलिए और बताइए। सर मुझे बेसिक्स का एक डाउट पूछना था सेक्शन नंबर 69D का। हम्म। एक बार वो आप प्लीज एक्सप्लेन कर दो। 69D क्या होता है? जैसे तूने कोई हुंडी लोन लिया, हुंडी लोन का मतलब होता है तुझे मान लो फॉर एन एग्जांपल, तूने मुझे एक प्रोमिसरी नोट दिया और तूने मुझे बोला कि सर मैं आपको 1 साल बाद 10 लाख दूंगी, बट वो तो तू 1 साल बाद देने वाली है। सर मैंने क्या किया, वो हुंडी जो है प्रोमिसरी नोट, और को दिया, उससे कैश लिया, वो मेरा इनकम माना जाएगा? अरे रुक ना बेटा, वो जो हुंडी है मेरे पास, प्रोमिसरी नोट है,
वो प्रोमिसरी नोट मैंने क्या हाउस कर दिया प्रॉपर्टी कि माना किसी को जाएगा, गिरवी डीम्ड इनकम माना जाएगा। किसी को गिरवी रख के वो प्रोमिसरी नोट मैंने अगर लोन ले लिया कैश में, तो कैश में ये अलाउ नहीं है, आप नहीं ले सकते प्रोमिसरी नोट को गिरवी रख के कैश में लोन नहीं ले सकते। अगर आपने ऐसा किया तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होगा, जितना आपने लोन लिया है वो आपका डीम्ड इनकम माना जाएगा और उस पर 78% टैक्स भरना पड़ेगा। ठीक है साक्षी? ओके सर। ठीक है, चलो एनी अदर डाउट? सर आज वाले टॉपिक से है एक, वो पूछ सकते पूछ लो। हैं? आज अपन ने एक्सेप्शंस किए थे ना, एक्सेप्शंस ऑफ बेसिक कंडीशन, सेकंड बेसिक कंडीशन। तो हाँ उसमें थर्ड वाला तो ठीक है, इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंगेज्ड इन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया और विजिट करता है, वो वाला। तो उसमें तो वो था 120 डेज वाला एक्सेप्शन, हम्म सेकंड वाला बेसिक कंडीशन 120 डेज वाला। तो हम्म इसमें उसमें अपन ने बोला था कि जो ऑर्डिनरी रेसिडेंट है और नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट है वो चेक नहीं करेंगे जब 120 डेज वाला लगेगा, राइट? हम्म। तो फिर जो इसकी जो फर्स्ट दो कंडीशंस है, दो एक्सेप्शंस है, फर्स्ट दो कि इंडियन सिटीजन लीव्स इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर हाँ उसके एम्प्लॉयमेंट, लिए वो 120 वाला वगैरह नहीं है। मतलब उसके लिए उसके लिए फिर वो सेकंड वाला तो चेक होगा ना, ऑर्डिनरी रेसिडेंट वाला। हाँ उसके लिए फिर करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट सेटिस्फाइड हो गई तो फिर दो एडिशनल कंडीशन चेक करनी पड़ेगी। अगर फर्स्ट सेटिस्फाइड हो गई तो वो आर एंड वो आर बन गया, तो उसके लिए फिर एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाइड करनी पड़ेगी, देखनी पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है चलो। एक्सक्यूज मी सर। या भूमिका? सर वो अरियर्स ऑफ रेंट एंड अनरियलाइज रेंट में डिफरेंस होता है कुछ अरियर्स ऐसे? ऑफ रेंट, हाँ अरियर्स ऑफ रेंट का मतलब होता है रेंट अंडर डिस्प्यूट। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था, पता है, मैंने कहा उसका बॉयफ्रेंड आया और वो बॉयफ्रेंड ये बोल के गया कि भाई वो फोन पे बात कर रही थी और वो बाद में भूल गई और वो डिस्प्यूट हो गया, तो दैट इज उसका रिकवरी इज अरियर्स ऑफ रेंट। दूसरा अनरियलाइज रेंट का मतलब कोई पैसा खा के चला गया, दैट इज कॉल्ड अनरियलाइज रेंट। दोनों का रिकवरी टैक्सेबल होगा और वो 30% डिडक्शन मिलेगा, 70% टैक्सेबल होगा। ओके सर, कंपाइलर थैंक के क्वेश्चन इनफ है, आंसर इज यस इनफ है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी वाला कंपाइलर टेस्ट भी एमसीक्यू वाला होगा? क्या बोल रहे हो? अभी वाला जो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टेस्ट है वो भी एमसीक्यू बेस्ड रहेगा? हाँ ये भी एमसीक्यू बेस्ड रहेगा, बट मैं अभी आपके लिए एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी डालना चालू करूंगा टॉपिक वाइज करके, ठीक है? ओके सर। ठीक है चलो, हाँ डन। और बताओ। हेलो सर, हाँ बोलो आई मेरे, हैव अ डाउट सर। टेल मी ना। लक्ष्मी टेल मी। सर जो पार्टली लेट आउट एरिया वाइज प्रॉपर्टी, पार्टली लेट आउट प्रॉपर्टी होती है, एक एरिया वाइज होती है, एक टाइम वाइज होती है। तो सर उसको बाइफरकेट करने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आती है, तो सर उसका थोड़ा मतलब आप डिफरेंस बता मेरी सकते हो बात ऐसे? सुनो, टाइम वाइज है या एरिया वाइज है, पहले ये देखो। सर पार्टली मतलब मेरे को ये नहीं समझ आता कि एरिया वाइज और टाइम एरिया वाइज वाइज में तो मतलब क्या, डिफरेंस क्या है। देख एरिया वाइज तो क्या हुआ कि मान ले तेरा घर है, तेरे घर में हाँ, कितने कमरे हैं? 4 हैं सर। चार में से दो किसी को भाड़े पे दे दिए, ठीक है, और दो में यस तू सर, रह रही है। तो ये क्या हुआ, एरिया वाइज हुआ है टाइम वाइज हुआ? एरिया वाइज हुआ ये तो। हाँ तो बस उसको दो घर बना दे और ऐसा मान कि दो कमरे एसओपी और दो कमरे एलओपी और दो कॉलम बनेंगे उसमें। यस सर। एक होता है टाइम वाइज, मान ले तेरा घर है, तू 7 महीने खुद रह रही थी और पांच यस, महीने तूने मुझे पूरा भाड़े पे दे दिया, तो ये क्या हो गया? ये टाइम वाइज हो हाँ गया। तो इसमें इसको एलओपी ही मानना है। क्या मानना है? एलओपी, ये मानना है कि इसको भाड़े पे दे रखा है, इसमें दो कॉलम बनाने की जरूरत नहीं, इसमें एक ही कॉलम रहेगा। ओके सर। क्योंकि सर एक भी एक और दिन भाड़े डाउट पे है। दे दिया, एक भी दिन भाड़े पे दे दिया तो ये माना जाएगा वो लेट आउट हो गया। ठीक है हाँ बोलो। यस सर, ये वैकेटेड प्रॉपर्टी होती है, जैसे एक लाइन बोल रखी है जो टेनेंट है उसने वैकेट करी प्रॉपर्टी 31 जनवरी 2026 को। हाँ तो उसके सर, बाद क्या किया, उसके बाद अगर तूने खुद रही वहां पे यस सर। तो हो जाएगा, अगर खुद रही तो हो जाएगा। वो क्या बोलते हैं, खुद रही तो वैकेंसी नहीं है, बट अगर वो कुछ नहीं रहा खाली पड़ा तो वो वैकेंसी है। अच्छा, तो फिर इसको वैकेटेड प्रॉपर्टी में लेके जाएंगे, जैसे ER हाँ मैं ग्रेटर वही बोल देन। रहा हूँ, अगर खाली पड़ा है, अगर मान लो वैकेट करने के बाद खाली पड़ा है, तूने ऑक्यूपाई नहीं किया, तो फिर वो वैकेंसी वाला कॉन्सेप्ट देखेंगे अपन, देखेंगे कि ER इज इक्वल टू AR प्लस VR। अगर वो ज्यादा है तो AR विल बी ट्रीटेड एज एक्चुअल GAV, अदरवाइज ER विल बी ट्रीटेड एज GAV। यस सर, थैंक यू सर। टेस्ट कब रहेगा? संडे को रहेगा, इस बार संडे को आपका टेस्ट रहेगा, ठीक है?
अच्छा, एक और चीज मैं बता दूं गाइस, बहुत सारे बच्चों को ऐसा रहता है कि सर है ना, आपने जो लेक्चर चलाया वो लेक्चर तो अभी का पहले वाले बैच का रिकॉर्डेड है। गाइस मैं बताऊं ना, देयर इज नो सेंस टू मेनी टाइम, देयर इज नॉट अ चेंज एट ऑल। अभी जस्ट आई हैव कंप्लीटेड माय बैच करके, ठीक है। एंड आई वांट कि आई शुड टेक योर पर्सनली दिस टाइप ऑफ डाउट सेशन मोर एंड मोर। तो जिससे कि अगर मैं बताऊं ना, मैं आप बहुत सारे बच्चों का वो लाइव स्ट्रीमिंग हो रहा है, लाइव लेक्चर है, बट इनको ये लगेगा अरे सर यहाँ तो रिप्लाई नहीं कर रहे। एक बात बताऊं, मैं अगर वहां हो ना तो भी रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको पता है मॉर्निंग में 1700 बच्चे लाइव होते हैं, और 1700 बच्चों का जो चैट होता है ना, वो मेरे सामने इतना फास्ट जाता है ना कि आई एम नॉट एबल टू रीड इट ऑनली करके, ठीक है। सो गाइज, एंड क्या होता है कि लाइक ये जो लेक्चर्स रहता है, वो लेक्चर्स इज इट इज रिलेवेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, इट इज 100% अपडेटेड लेक्चर। अभी का लेक्चर है, अभी जस्ट उस बैच का अभी तो एक लेक्चर भी होना बाकी है करके, ठीक है। सो सम लेक्चर आई विल टेक द लाइव, जहां मुझे लगेगा कि यहाँ पे मुझे लाइव लेना चाहिए, आई विल टेक द लाइव। आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो फोकस सिर्फ इस पे होना चाहिए कि इसको ढंग से पढ़ो आप। हर मैं आपको पता है, तीसरा जूम सेशन में ले रहा हूँ आपके साथ में। बैच चालू हुए 10 दिन भी नहीं हुए और आई एम टेकिंग द थर्ड जूम सेशन। आई वांट टू टेक द मोर एंड मोर जूम सेशन, आई वांट टू गिव यू द मोर एंड मोर टेस्ट पेपर, एंड उसको पढ़ते हुए जो है वो आपका प्रिपरेशन मैं तुम्हारे लिए कराना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ मैं आपको डिस्क्रिप्टिव टेस्ट पेपर भी दूं। ये बार एमसीक्यू आएगा आपका, जिसमें हाउस प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल स्टेटस का रहेगा, अच्छा ढंग का पेपर रहेगा। ढंग से प्रिपेयर करना, और फिर ये मत बोलना कि सर पहले नहीं बोला था 100% मार्क्स नहीं आए करके, ठीक है। तो ढंग से प्रिपेयर करना, बिल्कुल स्किप मत कर देना, जितना पढ़ाया जाता है उसको रिवाइज करके आना, और आप जो है वो अच्छे से पढ़ना, आपका काम बन जाएगा। आप बाकी सब चीजें मेरे पे छोड़ दो, जस्ट फोकस टू योर स्टडी। वेन एवर यू हैव द डाउट, जस्ट आप बुक में लिख के रखो। वेन एवर यू हैव द डाउट, जस्ट आप बुक में लिख के रखो, और ऐसे मैं आपके डाउट के बहुत सारे सेशन लेते रहूंगा, जिससे आप मेरे से पर्सनली बात कर सकते हैं, और पर्सनली आप मुझसे डाउट पूछ सकते हैं करके, ठीक है। सर, एक्सेप्शन फ्रॉम द बेसिक कंडीशन वाले टॉपिक में जो फर्स्ट पॉइंट है एम्प्लॉयमेंट वाला, उसमें सिर्फ फर्स्ट बेसिक कंडीशन देखनी है, या सेकंड नहीं देखनी। फर्स्ट सेटिस्फाइड हो गई तो फिर एडिशनल देखनी है, अदरवाइज नहीं देखनी। अगर फर्स्ट सेटिस्फाइड हुई तो एडिशनल पे चले जाओ, सेकंड पे काटा मारना है, हाथ रखना है, देखने की जरूरत ही नहीं है। सेकंड बेसिक कंडीशन। एक्सक्यूज मी सर। हरमन, या टेल मी। सर आपने जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट कराया था जिसका सेकंड पॉइंट था शिप, अगर कोई क्रूमेट है शिप का, तो फिर वो मुझे समझ नहीं आया, मतलब उसको क्यों नहीं सेकंड कंडीशन के लिए चेक करना। बिकॉज कैसा होता है ना, अगर मान ले फॉर एन एग्जाम्पल तेरे मामा है, वो एक क्रू पे काम करते हैं, वो सिर्फ 70 दिन ही इंडिया में रहे, बाकी वो इंडिया के बाहर रहे। तो इंडिया के बाहर रहे तो तुम उसको, और उनको इनकम भी इंडिया के बाहर ही हो रही है, ठीक है। तो उसको तुम रेजिडेंट बनाओगे तो पूरे वर्ल्ड की इनकम पे टैक्स लगा दोगे, तो वो गलत है ना। ये तेरे को ज्यादा समझ में आएगा जब अगला लेक्चर होगा। एक लेक्चर कल का जाने दे, फिर आप तेरे को और ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी। ओके सर, थैंक यू सर। सर आज का जो आपने कराया है उसमें जो एग्जीबिशन वाला पार्ट है, काइंडली कैन यू प्लीज एलेबोरेट दैट पार्ट विच वन? अगेन। कौन सा वाला? एग्जामिशन 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 का लास्ट पार्ट जो पार्ट 3 आपने कराया था, 15 लाख समथिंग वो। देख, उसमें कैसा है ना, 3 केसेस ऐसे हैं जिसमें सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखनी। पहला, इंडियन सिटीजन लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर फॉर एन एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। इंडियन सिटीजन एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप लीव इंडिया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और तीसरा क्या था पता है, कि इंडियन सिटीजन और पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन वो इंडिया आते हैं विजिट के लिए, और उनका टोटल इनकम अप टू 15 लाख है। तो सेकंड ओके। बेसिक कंडीशन नहीं देखना। अगर 15 लाख तक है ना तो सेकंड बेसिक कंडीशन नहीं देखना, बट 15 से ज्यादा हो गया तो, अगर 15 से ज्यादा हो गया तो देखना पड़ेगा, बट वहां पे 60 डेज की जगह 120 वाला सेट देखना पड़ेगा। और अगर वो 120 वाला सेटिस्फाइड हो गया तो सीधा उसको आर बट एन आर बना दो। क्या बना दो? आर बट एन आर। इसके क्वेश्चन और कल आएंगे तो तेरे को और ज्यादा क्लैरिटी बैठेगी इसमें। ओके 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 हाय हर्ष, ओके। टेल। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट सर। गुड आई नाइट। फाउंड गुड गुड, जो भी है गुड। चलो बोल। सर मेरा दो को ओनरशिप से डाउट था कि जब अपने वो एसओपी के केस में जो मैक्सिमम लिमिट मल्टीप्लाई हो जाती है वो नंबर ऑफ को ओनर्स से, तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे करना रहता है। प्रेजेंटेशन है ना, इसको दो तरीके से कर सकता है। या तो तू सीधा 4 लाख का इंटरेस्ट बता दे एसओपी में, और हाँ 4 लाख 4 लाख को 2 लाख 2 लाख दोनों में बांट दे, माइनस माइनस इनकम। जी सर। या फिर एक काम करो कि उनको दोनों को अलग अलग ही उनका इनकम स्टेटमेंट बनाओ, और दोनों में 2-2 लाख का इंटरेस्ट का डिडक्शन ले लो। वैसा दोनों तरीके इज अ सूटेबल, दैट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन क्या है उस टाइम पे। ठीक है सर, थैंक यू सर। हेलो सर। हाय। सर मुझे कंपाइलर के क्वेश्चन नंबर 6 में डाउट था, डेट्स के रिलेटेड थोड़ा। हाउस प्रॉपर्टी हाँ, हाउस प्रॉपर्टी के क्या है क्वेश्चन नंबर 6? क्वेश्चन, वो मिस पूर्णा वाला था, उसमें जो लोन लिया था वो 1 अप्रैल 19 को लिया था, और उसका जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट दिया है अप्रैल 19।
2019। हाँ 2019 को लिया था। और इंटरेस्ट दिया है 31/3/2021 तक इंटरेस्ट दिया है 3,60,000 का। तो अपन ने वो 5 इयर्स में इंस्टॉलमेंट में 72,000 आया। तो उसका हाँ एलोकेशन मेरे को डेट्स वाइज कंफ्यूज हो रहा। कौन से प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ वो बता। एक सेकेंड। जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उस ईयर से लेके और 5 साल काउंट कर। प्रीवियस 30 नवंबर को हुआ है। 30 नवंबर 2021। 2021 ना। हाँ। सो 2021 30 नवंबर 2021। तो उस पर्टिकुलर केस में एक बात समझ कि 30 नवंबर 2021 तो 21-22 में हुआ। यस। तो 21-22 इज द फर्स्ट ईयर। तो 21-22-23-24-25 तो 25-26 इज द फिफ्थ ईयर ना। अच्छा। तो इस साल में तो मिल इसमें लोन और इंटरेस्ट के डेट्स में कुछ रिलेवेंट नहीं है इतना। नहीं। आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड लोन की डेट कब लिया था उससे कोई मतलब नहीं ना। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट तो क्या होता है, जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है जिस ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होता है उस ईयर से आपको 5 साल में मिलता है। या काव्या का डाउट ये है कि सर क्या मार्जिनल रिलीफ मिलता है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम में। आंसर इज यस, मिलता है बिल्कुल। देखो काव्या, जहां देखो आप है ना, एक बार डिफॉल्ट टैक्सेशन रिजीम को थोड़े टाइम के लिए छोड़ देना, मैं आगे जाके वापस आपको कराने वाला हूँ। बट एक चीज ध्यान रखना, जहां जहां सरचार्ज लगता है वहां वहां मार्जिन रिलीफ आता है। जहां जहां सरचार्ज लगता है वहां वहां ओके मार्जिन ओके रिलीफ आता है ओके करके, ठीक है। ओके अच्छा ओके। एक और चीज ध्यान रखना, किसी ने ये बोला कि सर कुछ भी नहीं दे रखा तो क्या मानने का, नया टैक्सेशन रेजिम या ओल्ड। कुछ नहीं दे रखा है तो नया मानने का, जब कुछ भी नहीं दे रखा तो ऑलवेज ट्रीट एज अ न्यू करके, ठीक है। हेलो। हेलो सर। हाय हाय आराध्य, टेल मी। हाँ सर, वो जैसे जैसे वो एरिया टाइमली वाइज जो लेट आउट रहता है, जैसे आधा टाइम सेल्फ ऑक्यूपाइड लिया और आधा टाइम लेट आउट किया, तो उसमें जो म्युनिसिपल वैल्यू है उसको भी डिवाइड करना रहता है क्या, नहीं ना, क्यों जितने में करना, रहता क्यों, वो तो पूरे साल एलओपी माना जाएगा। सिर्फ एक्चुअल रेंट है वो उतने टाइम का आएगा जितने टाइम भाड़े पे था, बाकी तो पूरे साल का आएगी ना चीजें। है? ओके ओके सर, ठीक है, मेरे को उसमें डाउट। अगर टैक्स ना भरे तो क्या होगा, तो टैक्स ना भरेंगे तो जेल में डालेंगे करके, ठीक है। ये बच्चा बोल थैंक यू रहा सर। है जाओ। हाँ थैंक यू बेटा। एक्सक्यूज मी नेक्स्ट। सर। सर हाय। हेलो सर। सर आपने वो बेसिक रेट्स वाले चैप्टर में वो कहा था कि कैपिटल रिसीट्स पे कोई टैक्स नहीं लगता, नहीं लगता जो कैपिटल लोन से। पे। तो सर जो ओवरड्राफ्ट कैपिटल होता गेन है, लगता है, सिर्फ कैपिटल गेन लगता है। बट कैपिटल गेन किस किस पे लगेगा वो कैपिटल गेन टॉपिक में समझेगा। सर ओवरड्राफ्ट पे लगेगा टैक्स फिर? नहीं ना, ओवरड्राफ्ट तो कैपिटल रिसिट है ना, आपने बैंक ओडी, वो तो लोन लिया है ना, लोन थोड़ी कोई इनकम है। ओके सर। ठीक है। हाय सर अरिन। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर, जो क्वेश्चन बैंक है डीटी का, हम्म। उसमें होमवर्क के अलावा क्वेश्चन हमें खुद प्रैक्टिस करने हैं या फिर जो अपने नोट्स बनाए उनको रिवाइज करें, नहीं, क्योंकि नोट्स लिमिटेड बनाए टाइम उसी मिलता को है। रिवाइज करना, और जो क्वेश्चन कराया जाता है क्लास में उसको घर पे जाके एक बार वापस ऑडिट कर लो। और जो नए क्वेश्चन है सेम टॉपिक के, वो नहीं कर रहे हम। नहीं, अभी नए क्वेश्चन सेम टॉपिक के, अगर मान लो मैं बोला कि आज होमवर्क करना है ये तो करना है, हाँ, नहीं तो नहीं करना। इसके अलावा नहीं करना। यस, नहीं करना। थैंक यू सर। चलो, एनीवन कैन आस्क द डाउट जिसने अभी तक कभी पूछा नहीं है 3 सेशन में, बिकॉज अरिन अनामिका वगैरह इनका मैं डाउट पहले भी ले चुका हूँ। सर मुझे एक और डाउट है, तो मैं पूछूं? हाय, हाँ टेल मी ना। हाँ सर सर, मुझे ये डाउट था। हाँ। हाँ सर, मुझे ये डाउट था कि जैसे मार्जिनल रिलीफ अगर कभी भी लिटिल बिट इनकम मोर होती है तो अपन चेक करते हैं। तो हम्म। जैसे सपोज इनकम 1 करोड़ 1 लाख है, और हम्म। इसमें इनकम में एलटीसीजी भी है, डिविडेंड हाँ भी तो है, इसमें और कैसा अदर होगा ना, इनकम भी। हाँ तो इसमें कैसा होगा मैं तुझे बताता हूँ, देख। अगर देख एलटीसीजी पे स्पेशल रेट से टैक्स लगता है, यस तो सर। जब रेस्ट्रिक्टेड वाला पॉइंट लेगा ना, लिखेगा रेस्ट्रिक्टेड टू टैक्स ऑन 1 करोड़, तो 1 करोड़ हाँ पे टैक्स निकालते टाइम पहले तू ले ले स्पेशल इनकम एलटीसीजी, ठीक है। और बाकी और पे, अदर इनकम को शॉर्ट कर दूं? हाँ अदर इनकम को शॉर्ट कर। ओके सर, थैंक यू। राजदीप। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बेटा। सर मैं बोल रहा था कि लाइव आज से ज्वाइन कर सकते हैं या पहले, या क्लासेस थोड़ा मेरे बैकलॉग लगे हुए हैं, मतलब थोड़े से पीछे है, तो वो करना पड़ेगा, या नया चैप्टर स्कोप ऑफ टोटल इनकम से ज्वाइन कर सकता हूँ? स्कोप ऑफ टोटल इनकम ऑलरेडी एक लेक्चर हो चुका है। हाँ सर, मतलब आज से ही, मतलब आज वाले तो लेक्चर आज से। तुमने देखा आज का लेक्चर? हाँ सर, आज का लेक्चर देखा हाँ मैंने। तो कल से कंटिन्यू करना मॉर्निंग में। ओके सर। सर जैसे कि को विनिंग इनकम ओनरशिप इज मोर देन होती है। 50 लाख, इट्स सरचार्ज इज एप्लीकेबल, आंसर इज यस विनायक, एप्लीकेबल।
हाँ बोलो, कौन बोला था ये? साक्षी? सर जैसे को ओनरशिप होती है और आपने बताया था कि जो हम टैक्स डिडक्शन करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन पे, वो जो अमाउंट होता है उस पे नंबर ऑफ को ओनर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं। यस। तो उसमें जैसे अगर दो ओनर हैं और इंटरेस्ट 4 लाख मैक्सिमम होगा, तो वो 2 ईच में डिवाइड होगा या फिर किसी भी में भी हो सकता है? ईच में, 2 में। इक्वल रेशियो ही होगी? यस यस, ऑब्वियसली 2 ईच में, अगर को ओनर मैक्सिमम 2 ईच में। हाँ, अगर को ओनरशिप रेशियो डिफरेंट है तो भी? नहीं, को ओनरशिप रेशियो डिफरेंट है तो फिर क्या होगा ना, तो फिर उस रेशियो में जाएगा, बट मैक्सिमम 2 लाख। ओके सर। जैसे मान लो 1 लाख और 3 लाख आया, तो एक को 2 लाख मिलेगा, एक को 1 लाख ही मिलेगा। ओके सर। ठीक है, चलो हेलो गाइस, सर। 9 PM आई विल टेक 1 more minute, देन आई विल अगेन टेक द योर सेशन आफ्टर 2 days। मैं सोच रहा हूँ सैटरडे या संडे को सेशन ले लूँ एक बार और तुम्हारा। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा एक क्वेश्चन था हम्म, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का। हम्म, जब जिस ईयर में हम लोन लिया है और हम्म। उस ईयर में हमारा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है, तो वो इंटरेस्ट कहाँ पे जाएगा सर? पोस्ट में, जिस ईयर में लोन लिया उसी ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया तो पोस्ट हो गया ना, प्री नहीं है फिर। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है, सर चलो एक बार गाइस। बता दो टेस्ट का टाइम क्या होगा? इस बार का जो टेस्ट था वही लोग बोल रहे थे कि सैटरडे को शाम से ही दे रहे थे, कितने जने ग्रुप में बोले, और कितने जने सुबह 9 बजे दे के आ गए थे, हम तो 11 बजे बैठे थे। तो मतलब अरे, क्या टाइम रहेगा एग्जैक्ट? आई विल लेट यू नो, 11 बजे कर दूंगा, संडे 11 बजे अपलोड हो जाएगा। ठीक है, तो उसके पहले खुलेगा नहीं ना फिर वो? नहीं नहीं खुलेगा, डोंट वरी। ठीक है, ओके सर, बट ठीक आराम है। से कैलकुलेटर लेके ढंग से बैठना करके, ठीक है, हाँ सर। क्योंकि अगला थैंक यू। टेस्ट वापस बोल रहा हूँ डिफिकल्ट रहेगा। ठीक है, चलो बाय। ओके सर, थैंक यू। चलो कहाँ बाय। से सर पब्लिश मेरा एक किया डाउट जाए, था। कभी बहन में हो? iPhone 16 तूने एक बार तो पूछ लिया है। हाँ, सर गुड इवनिंग, मेरा नाम शौर्य सर है, एसजी मेरे कोई कचारी। दोस्त हैं, हाय एक का सॉरी। नाम महक है, एक का नाम परी है। सर जी दोनों पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन उनके पापा ने ना दारू पी कर उन्हें बहुत मारा था। क्या हुआ? iPhone 16 क्या बोल रहा है? सर मेरे दोस्त है, एक का नाम महक, एक का नाम परी। सर उनके पापा ने उन्हें दारू पी के बहुत मारा था सर, बहुत। क्यों? सर दारू पीते थे। नहीं भाई, क्या बोल रहा है, छोड़ो, रहने दो, अब दूसरी बात करते हैं अपन। ठीक है, अब अपन भाई, सर अपन मैं हम कुछ नहीं कर सर सकते। मैं हाँ बोला सर जी। मेरा एक डाउट था, वो लिमिट ऑफ इंटरेस्ट का जो एक स्पेशल केस था एसओपी वाले में, हम्म। कि जो हम लोग लोन लेते हैं उससे 5 साल में मेरा कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाना चाहिए घर हाँ, का। इस ईयर में लोन लिया, उस ईयर के एंड से 5 साल में तो सर कंस्ट्रक्शन। मैं लोन लिया 4 इयर्स हुआ, उसके हाँ, बाद मैं लोन अलग बैंक में ट्रांसफर करवा लिया, उसका पीरियड अब 3-4 साल और है, तो मेरा हाँ, घर तो जो है वो 30,000, तो 30,000 ही मिलेगा तुझे। पहला लोन लिया वहां से देखा जाएगा 5 साल। नहीं, जैसे मैंने 2021 को लोन लिया। मैं वही बोल रहा हूँ, पहला लोन लिया वहां से हम्म, देखा जाएगा 5 साल। अच्छा, उसके बाद अगर मैं ट्रांसफर कर लूँ उससे 5 साल, फिर वो नहीं देखा जाएगा? तनिषा कल देखेंगे, कल वो क्वेश्चन जो तेरे को डाउट आया वो कल देखेंगे। ठीक है, चलो आज के लिए इतना बहुत है, कल कंटिन्यू करते हैं। थैंक्स अ लॉट पीपल, दैट्स इनफ फॉर टुडे फ्रॉम माय साइड। बाय, टेक केयर, बाय। बाय सर। बाय बाय।